बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल शिकारी मुसन्नफ़ अहमद इकबाल एपिसोड 42। मेरा जहन इन दलाइल को तस्लीम करने पर बज़िद था, लेकिन एक ख़्वाहिश सी बाकी थी कि कोई जवाज़ हमारे जुर्म को बेगुनाही की सनद नहीं दे सकता। हालात हुआ कैसे भी हों, चोरी और नाजायज़ असलहा रखने की सज़ा पर असरअंदाज नहीं होते। शायद मैं रिवाल्वर को वापस वहीं रख देता, मगर मोहसिन ने अचानक कहा, यार सिकंदर, मेरा ख्याल है ये वही रिवाल्वर है जो उस्ताद पीड्रो के हाथ में था। तूने तो ज़्यादा करीब से देखा था। मैंने अपने सर पर हाथ मारा। ला हौला वला कुव्वत, ये तो मुझे पहले सोचना चाहिए था। साइलेंसर लगा दिया जाए तो ये वही रिवाल्वर है। इतना तो मुझे भी ख्याल है कि वो अशारिया 3-2 का कुछ इसी किस्म का रिवाल्वर था, मोहसिन ने कहा और रिवाल्वर मेरी तरफ बढ़ाया। बस साइलेंसर हटा लिया गया है। मैंने रिवाल्वर को गौर से देखा। उसने 2 गोलियां चलाई थीं। अगर उसके चैम्बर में 2 गोलियां कम हुई तो ये एक सबूत होगा, लेकिन चैम्बर खोल कर देखने पर मुझे 2 की जगह 3 गोलियां कम नजर आईं। फिर मैंने रिवाल्वर का दस्ता देखा तो मुझे उस पर खून का हल्का सा निशान नजर आया। ये खून मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ था। मैंने उसको उंगली से छूकर देखा और मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरी उंगली पर एक बाल भी आ गया जिसका रंग हल्का भूरा था, बिल्कुल मोहसिन के बालों जैसा। ये हम बाद में सोचेंगे मोहसिन कि वो लोग रिवाल्वर यहाँ क्यों छुपा गए थे। मैंने कहा, ये रिवाल्वर वही है। इससे वो मसला तो हल नहीं होता जो फौरी तौर पर दरपेश है, यानी बखैर वाफियत बाहर निकलने का। मोहसिन ने कहा, 2 फायर करके नट बोल्ट उड़ाए जा सकते हैं। मैंने कहा, झूठ मूठ का निशाना लिया, इससे बाहर की कुंडी टूट जाएगी, लेकिन फायर की आवाज़ पर कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें खामोशी से निकलना है और बाहर से अपना सामान भी समेटना है, वो सब कुछ जो उन्होंने लिफाफे की तलाश में ब्रीफ केस में से बेड पर उलट दिया था। तेरा क्या ख्याल है, वो सब चीज़ें वहीं पड़ी होंगी? मोहसिन ने कहा, वो नक रकम तो ज़रूर ले गए होंगे। ये सब तो बाहर निकल के पता चलेगा। मैंने कहा, इस दरवाजे की साख पर गौर कर, इसमें नीचे से ऊपर तक 12 पैनल बने हुए हैं। पूरा पट एक नहीं है। एक पैनल तकरीबन 1 फुट लंबा और चौड़ा है, दरमियान में से उभरा हुआ और किनारों पर से कुछ गहरा। अगर हम कुंडी के नीचे या ऊपर वाले किसी पैनल को तोड़ सकें तो हाथ बाहर निकाल के कुंडी खोल सकते हैं और पैनल के किनारे कुछ पतले हैं। हाँ, मगर इसके बावजूद मुक्का मारने से नहीं टूटेंगे। मोहसिन ने कहा, अगर हमारे पास कोई चीज़ होती। उसकी नज़र उस का तवाफ़ करते हुए एक जगह ठहर गई। वो आगे बढ़ा। WC के ऊपर फ्लैश टैंक स्टेनलेस स्टील का था। मोहसिन ने उसका ढक्कन ऊपर उठाया तो टैंक का पानी तेज़ी से खारिज हुआ। ढक्कन खासा वजनी था और इसके अंदर नीचे की तरफ रबर के वाशर वाला वो पिस्टन जैसा स्टॉपर था, जो एक बार हैंडल घुमाने से उठता था तो टैंक का पानी नीचे वाले पाइप से बहने लगता था। खाली हो जाने के बाद ये पिस्टन फिर सुराख को बंद कर देता था और टैंक दोबारा भरने लगता था। अंदर वाले हिस्से में लंबी सी डंडी से मुंसलिक वो एल्युमिनियम का हल्का फुल्का गोला भी था, जो पानी की सतह के साथ बुलंद होता था और एक खास सतह तक उठने के बाद टूटनी बंद कर देता था। मगर इस नाजुक सी चीज़ को मकदर की तरह इस्तेमाल किया जाता तो गोला पिचक जाता। फ्लैश टैंक का ढकना मौजूद तरीन चीज़ साबित हुआ। मोहसिन ने उसके पेंडुलम जैसे हिस्से को मोड़ दिया और ढक्कन को लंबाई के रुख पर पकड़ लिया। उसके मुड़े हुए किनारों ने ढक्कन को खासी मजबूती अता कर दी थी। मोहसिन ने नाप तोल के पहली ज़रब लगाई और उससे इतनी आवाज़ पैदा हुई कि एक लम्हे के लिए हम खुद ठिठक कर रुक गए। फिर मैंने पैनल को देखा। उसकी लकड़ी पर चोट से निशान पड़ गया था। मैंने मोहसिन से कहा कि शोर तो होगा, लेकिन तजब्जब में तखीर होगी और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोहसिन ने सर हिलाया और पूरी कुव्वत के साथ लकड़ी के पैनल पर हमलावर हुआ। पैनल हिला, दरमियान में से क्रैक हुआ और फिर उसका आधा हिस्सा निकल के बाहर जा गिरा। मोहसिन ने जल्दी से ढक्कन नीचे रखा और बाहर हाथ निकाल के खट से कुंडी खोल दी। शोर ने अभी तक किसी को मुतवज्जो नहीं किया था। हमने तेज़ी से बेड का रुख किया, जिस पर ब्रीफकेस औंधा पड़ा था और तमाम सामान बिखरा हुआ था। खिलाफ तवक्को वो सब कुछ छोड़ गए थे। उस्ताद पीड्रो वो मुजरिम था जो ठंडे दिलो दिमाग के साथ काम करते हैं और एक वक्त में एक मकसद के लिए। उसको लिफाफे की जस्तजू थी। नोटों को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। उसकी जगह दूसरा होता तो जाते जाते माले मुफ्त ज़रूर समेट कर ले जाता। मैंने सब चीज़ों को ब्रीफकेस में डाला और हम उस कमरे से निकल आए जो ज़लज़ले के बाद की तबाही का मंजर पेश कर रहा था। शाम के 4 बजने वाले थे। बैरूनी दीवार और कोठरी की दीवार के दरमियान पतली सी गली थी जिसमें रंगीन तोतों के 2 पिंजरे थे, लेकिन एक पिंजरा खाली था। दूसरे में जर्द और नीले परों वाला एक ही तोता उदास बैठा था। मालूम नहीं वो नर था या मादा थी जिसका साथी दागे मुफारकत दे गया था। कैद हयातो बंद गम, असल में दोनों एक हैं। मिर्ज़ा गालिब ने मुझे याद दिलाया, असीर हम सब हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसी ने तेज़ बारीक आवाज़ में यूं कहा कि मैं छिल पड़ा, मगर सलाम करने वाला एक देसी तोता था जो गेंद नमा पिंजरे में झूल रहा था। उसने जवाब ना पाके फिर हैरत अंगेज़ और फिर इंसानी आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पिंजरे के करीब जाके कहा, क्या हाल अहवाल हैं जनाब के, किससे मिलना है आपको? तोते ने फ़ौरन जवाब दिया। किसी ने बड़ी मेहनत से ये जुमले रटाए थे। उस तोते को रिसेप्शन पर बैठ के आने जाने वालों को
टालने की तरबियत दी गई है। मैंने कहा, खुदा हाफिज। तोता बोला, घर पर तो कोई नहीं है। मैं और मोहसिन हंस पड़े। कमाल है यार। मैंने कहा, दरवाजे के बाहर कोई सुने तो यही समझे कि इंटरकॉम पर कोई बच्चा बोल रहा है। हाँ, बहुत से लोग कॉल बेल के साथ ही ये सिस्टम रखते हैं। मैंने कहा, ताकि गेट तक बिलावजह आना ना पड़े, अंदर ही सब पूछ लिया जाए। ये काम यहाँ तोता कर रहा है। हम दोनों आगे चल पड़े। तोते ने मजीद कुछ नहीं कहा। लेकिन यार, आज जब हम अंदर आए तो इसने कुछ नहीं पूछा था। मोहसिन बोला, मैंने तो इसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। मेरा ख्याल है पिंजरा पहले गेट के पास होगा। मैंने कहा, कल रात दिलावर एंड कंपनी ने उसको वहाँ से हटा के इधर लटका दिया होगा। तोते ने उनसे भी बात की होगी ना। मैं चलते चलते रुक गया। 8 फुट चौड़ी गैलरी में अंडरग्राउंड टैंक भी था, लेकिन उसका ढकना खुला हुआ था, जो गैर मामूली बात थी। लोग टैंक के पानी को गर्दो गुबार और कूड़े कचरे से साफ रखने के लिए हमेशा बंद रखते हैं। मैंने 2 फुट के मुरब्बा सुराख से अंदर झांका तो मुझे पानी में आसमान की नीलाहट और दरख्तों की सरसब्जी के दरमियान अपना अक्स दिखाई दिया। फिर मेरे जहन को बिजली का झटका सा लगा। मैंने अपनी सूरत को पहचानने में गलती की थी। वो मेरा चेहरा नहीं था। मैं बेख्तियार पीछे हट गया। मोहसिन, मैंने कहा, तू झांक के देख इसमें, ये मेरी नज़र का धोखा है या। मोहसिन ने झुक कर देखा और मैंने इसकी सूरत के तगय्युरात को देखा। 1 मिनट बाद वो सीधा हुआ तो मैंने फिर झांका और इस मरतबा मुझे पानी में तैरते हुए शख्स का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी खुली आंखें मुझे घूर रही थीं। वो 40-45 साल का और औस कदो कामत का आदमी था, जिसने खाकी रंग की वास्कट और पतलून पहन रखी थी। टैंक 6 फुट गहरा था, मगर उसमें पानी की गहराई आधी भी न थी। चुनांचे उसकी लाश बड़े मज़े का खेज अंदाज में तह से जा लगी थी, यूं कि उसके दोनों पैर एक दीवार पर टिक गए थे और पानी से बाहर थे। गौर से देखने पर मुझे पानी का रंग भी सुर्खी माइल नजर आया और मैंने इसकी कनपट्टी के पास स्याही माइल सुर्ख धब्बा सा देखा। चंबर में 3 गोलियां कम होने की वजह अब मेरी समझ में आ गई थी। पहली गोली का निशाना गुज़िश्ता रात ये चौकीदार बना था, जो खाली कोठी की हिफाजत पर मामूर था। अस्सलाम वालेकुम, तोते ने कहा और हम यूँ चौंके जैसे उसने नहीं, घर के किसी फर्द ने हमें उस फर्ज शनास जानसार की लाश का तमाशा करते पकड़ लिया है। हम तेज़ तेज़ कदमों से दरवाजे की तरफ लपके। किससे मिलना है आपको? तोते ने चिल्ला कर कहा। हम गेट खोलकर बाहर आ गए और खामोशी से सड़क पर चलने लगे। दूर से तोते की आवाज़ आई, घर पर कोई नहीं है। हाँ, घर पर कोई नहीं है सिवाय एक लाश के। अब तो सारी बात साफ हो गई है। मोहसिन ने काफ़ी दूर निकलाने के बाद कहा कि दिलावर ने इतनी बेखौफी के साथ यहाँ तुम्हारे साथ ड्रामा कैसे किया था। चौकीदार को शायद मज़ाहमत का मौका ही नहीं मिला होगा। किसी ने पीछे से आके दबोच लिया होगा और कनपट्टी पर रिवाल्वर रख के फायर कर दिया होगा। गरीब के हलक से आवाज़ भी ना निकल सकी होगी। और ये रिवाल्वर को बाथरूम में छिपाने का मकसद भी अब समझ में आता है। मैंने कहा, उन्होंने चौकीदार को मार के टैंक में डाल दिया और रिवाल्वर बाथरूम में ऐसी जगह रख गए कि लाश की दरियाफ्त के बाद पुलिस तलाशी तो आले कत्ल बरामद हो जाए। इल्ज़ाम किसी पर ना आए। घर का मालिक तो साबित कर सकता है कि वो कहाँ लोकेशन शूटिंग में मसरूफ़ था और इसके कितने गवाह हैं। पुलिस अमूमन ज़ाती दुश्मनी का केस बना के नामालूम कातलों को तलाश करती है और वाजिबी सी कार्रवाई के बाद दाखिले दफ्तर कर देती है। दिलावर को यह बात मालूम होगी कि साहिब खाना के कब तक लौटने का इम्कान नहीं। मोहसिन बोला, अमूमन फिल्मी सफ़े पर अखबारात मुख्तसर खबर दे देते हैं कि फिल्मी दुनिया की मसरूफियात क्या हैं। शायद उस हिदायतकार के बारे में भी खबर होगी कि उनका यूनिट कहाँ गया है। ये साफ ज़ाहिर है कि किसी ने हमें इस वारदात में मुलव्वस करने की कोशिश नहीं की। पीड्रो और उसके साथी नाकाम हो के जाते वक्त हमें कत्ल भी कर सकते थे, या हमें इस तरह बांध के जा सकते थे कि हम हिल भी ना पाते और पुलिस आ जाती। वो जानते होंगे कि हम होश में आकर निकल जाएंगे, लेकिन फ़ौरन नहीं। दिलावर ने मुझे 1 महीने की मोहलत दी है। आदमी कॉल का पक्का मालूम होता है, मैंने तलखी से कहा। 1 फरलांग से ज़्यादा पैदल सफ़र करने के बाद हमें झोंपड़े जैसा एक तंदूर मिला, जो खाली प्लाट पर नाजायज़ कब्जा करके तामीर किया गया था। आर्जी किस्म की दीवारें जो धुएं से स्याह हो रही थी और टीन की पुरानी चादरों की छत जिस पर खाली क्रेट, पुराने टायर और खुश्क पत्तों के ढेर थे। तंदूर के मालिक को तजुर्बा होगा कि कभी न कभी प्लाट का मालिक कोठी का नक्शा लेकर आ पहुँचता है तो तामीर से पहले तकरीब का अमल शुरू होता है और बिजनेस को किसी दूसरे खाली प्लाट पर ले जाना पड़ता है। चनाचा पायदारी और तज़यीन और राइश पर वक्त, तवानाई और पैसा सर्फ करना फजूल है। उसने एक टीन पर खाना बदोश होटल बकलुम खुद लिख के टांग दिया था। बाकी इश्तहार वो खुद था। जब हमने उस जाए इबरत सरायफानी में कदम रखा तो मजदूर और फ़कीर टाइप लोग लंच तनावल फरमा के जा चुके थे और अंदर मुकम्मल तखलिया था। बेंच पर आमने सामने बैठ के हमने मदोश शराबी की तरह डोलती मेज़ पर से अलमुनियम का मेला जग उठाया और इससे मैच करते हुए गिलास में वो पानी पिया जिसे मालिक होटल हाजा ने हैंडपम्प से ताज़ा ताज़ा बरामद किया था। वहाँ बची हुई नीम गर्म रोटियाँ और चने की दाल फ्राई खा के हमें जो लुत्फ़ आया वो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में पुरतकल्लफ लंच खा के नहीं आया था। भूख से हमारा बुरा हाल था और नफसियाती महाज पर दुश्मनों को एक शिकस्त देकर हम खासे मुतमईन थे। हमें ख़तरनाक सूरत हाल से बच कर निकल आए थे और हमने हत्ते भी नहीं थे। खाने के बाद हमने चाय पी जिसमें हर चीज़ खूब थी। उसे खूब उबाला गया था, उसमें खूब चीनी डाली गई थी और खूब दूध डाल के वज़्र सेहत होने के बजाय एक टानक बना दिया गया था। हमने चाय की जगह मजबूरन ये टानक पिया, जिसकी हरारत हमारे जिस्म में मुंतकिल हुई तो हमने खुद को बहुत ताज़ा दम महसूस किया। इसी दौरान हमने दिन भर का मसला हुआ
खिंचा हुआ, समेट कर खोला हुआ, दाग दाग, शिकन शिकन और खस्ता तन अखबार देखा और मैंने मोहसिन की तवज्जो उन दो बदमाशों की नहर से बरामद होने वाली लाशों की खबर की तरफ दिलाई। मोहसिन ने खबर को 2 मरतबा गौर से पढ़ा और अखबार रख दिया। यार सिकंदर, वक्त कितना सितम ज़रीफ़ है, मोहसिन ने उदास होकर कहा। कितने दिन की बात है कि हम बेफिक्री से विलायत में तालीम के नाम पर ऐश करते थे और अपनी खुशबख्ती पर नाज करते थे। अंग्रेज़ लड़की से मुआशके लड़ाते थे और फ़िक्र फ़रदा व गमे दोस्त दोनों से नाशना थे। हाँ, मैंने गुजरे हुए वक्त की यादों के तस्वर में गुम होकर कहा, और अब मैं एक कातिल हूँ। कानून की नज़र में सिर्फ एक मीर शराफत अली का, लेकिन दर हकीकत कितने लोगों का खून नाहक मेरी गर्दन पर है। सलामत शाह मेरी वजह से मारा गया। मुंशी, जिसे हम किसी अशनाई के बगैर बेतकल्लुफ़ी से मजाक में फुमांचू कहते रहे, मेरी खातिर जान से गया। ये दोनों बदमाश भी इंसान तो थे जो मेरे हाथों कत्ल हुए, और वो चौकीदार जिसकी लाश इस वक्त भी। सिकंदर, दिल छोटा न कर और ये मायूसी की बातें न कर। मोहसिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हालात पर किसका अख्तियार है? हम मजबूर थे या कर दिए गए थे। बका की जंग हो तो हर कानून हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद का हक देता है, ख्वाह वो मुल्क का हो या माशरे का, अखलाकी हो या मजहबी। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, ज़ालिमों को सज़ा मिले और हमें हमारा हक मिले। क्या हम गलत कर रहे हैं? हमने कब चाहा था कि इस ज़िंदगी की रविश बदले जो अच्छी गुजर रही थी? आज भी अगर कोई गैबी क़ुव्वत इस सब को बेवजूद और बेहकीकत कर दे जो हो चुका है, और हमें वही ज़िंदगी लौटा दे, सब फिर वैसा ही हो जाए जैसा था। आँख खोले तो हम देखें कि उसी हॉस्टल के कमरे में हैं और सुबह हो चुकी है। जब्बल के घंटे बज रहे हैं और शब गुज़िश्ता का ख्वाब परेशान हो चुका है। तो क्या इस एहसास से हासिल होने वाले इत्मीनान की मसरत से बड़ी दौलत कोई हो सकती है? हाँ, यही तो हमारा अज़ाब है कि हम ख्वाब से नहीं गुजर रहे हैं। मैंने कहा, मैं तो आने वाले दिन से बहुत डरने लगा हूँ मोहसिन। मालूम नहीं मुकद्दर की सख्ती और आज़माइश इब्तिला के ये दौर मुस्तक़बिल पर कहाँ तक मुहित है। हमारी नीयत साफ़ है और हमारे अज़ाइम गलत नहीं। हम अपने दिफा की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सफ़ाक व खून शाम दरिंदे नहीं बने हैं। हम अंदर से आज भी वही हैं। हमारे यकीन और एतक़ाद के सब मयार पुराने हैं और हमारी ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। अपने आप को खुद अपनी नज़र से मत देख, मैंने कहा। ये देख कि दुनिया को हम क्या नज़र आते हैं और दुनिया हमें किस नज़र से देखती है। तेरा तो फिर भी एक घर है और तुझे रिश्तों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मेरी दुनिया क्या है? खौफ और बेयकीनी और अदम एतमाद। अगर मैं अपने आप को कानून की नज़र में बेगुनाह साबित न कर सका तो ये सहारे भी सूद के धागे साबित होंगे जो आज मैसर हैं। सज़ाए मौत शायद मुझे न हो, मगर उम्र कैद या 7 साल की कैद व मशक्क़त तो ज़रूर होगी। 7 साल तक कौन सा रिश्ता इस्तेवार रहेगा? एक तेरी दोस्ती का, तो मुझसे मिलने आता रहेगा, हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर साल 6 महीने में एक बार। और जब बिलाखिर मेरी रिहाई का दिन आएगा तो मैं बाहर की दुनिया में आके सोचूंगा कि अब किधर जाऊं? तो अपने घर में आबाद होगा। तुझे तेरे बीवी बच्चों के सामने शर्मसार करूं? नहीं। फौजिया अपने शौहर के साथ मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रही होगी और सिकंदर बख्त के ख्याल से खौफज़दा रहना भी भूल गई होगी। उसके सामने जाकर उससे दहशतज़दा कर दूं? नहीं। अब्दुल वदूद मंजर हाई कोर्ट का जज होगा। सज़ा काट के जेल से निकलने वाला मुजरिम उससे चैम्बर में जाके बरसों पुराने ताल्लुक़ की बुनियाद पर गले मिलने की ज़रूरत कर सकता है? नहीं। और राबिया, उसकी माँ ने कहा था कि वो भी तो औरत है। अगर उसे कोई शरीकी सफ़र न मिला तो वो पत्थर की चट्टान बन चुकी होगी, जज्बात से आरी और बेहिस। PLD की एक जिल्द, ज़ाब्ता फौजदारी व तज़ीरात की दफ़ात का चलता फिरता मजमुआ। चल उठ यहाँ से, तुझ पर शदीद कनूतियत का दौरा पड़ गया है। मौसम ने उठते हुए कहा, कनूतियत? क्या तेरा ख्याल है कि मैं हकीकत की बात नहीं कर रहा था? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने उसे रोक लिया। यह नहीं होगा। वो कुछ देर खामोश रहा। हो सकता है, उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, लेकिन पुरुम्मीद रहना अच्छा है कि होगा नहीं। शाम तक हम उस सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल हो गए जो जामिन रिजवी साहब की कोठी के अकब में गैराज के साथ वाक़या था। 2 कमरों के इस क्वार्टर में तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी फराहम थी। एक कमरा पहले से उनके ड्राइवर के तसर्रुफ़ में था, चुनांचे हम दोनों को एक ही कमरे में 2 चारपाइयाँ ला के डालना पड़ी। गद्दे और तकिए ख़रीदने पड़े। अपनी ज़रूरत का बहुत सा असबाब हमने रात होने से पहले फराहम किया, जिसमें चाय वगैरह बनाने का सामान शामिल था। इत्तफ़ाक़ राय से हमने तय किया कि नाश्ता खुद बनाएंगे और दोनों वक्त का खाना बाहर खाएंगे। जामिन रिजवी का ड्राइवर एक कांस्टेबल था जो रात तक गैर हाजिर रहता था और उसका खाना पीना शायद रिजवी साहब के घर पर था, चुनांचे बावर्ची खाना खाली था। हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि उन पर बोझ बने। वो हालांकि हमें जगह देने पर रज़ामंद हो गए थे, लेकिन उनसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना गलत होता, क्योंकि वो बहरहाल एक ज़िम्मेदार पुलिस अफसर थे और अपनी हदूद से तजावज़ करके हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते थे। खाने पकाने का झंझट हमारे बस की बात न थी, लेकिन नाश्ता आसान था और वक्त पे वक्त चाय या काफ़ी की खातिर दूर कहीं जाने से बावर्ची खाने तक जाके अपनी ज़रूरत पूरी करना भी आसान काम था। कोठी इस पुरसकून छोटी सी सड़क पर वाक़ थी, जिसे कुछ लोग बांसों वाली सड़क भी कहते थे,
और जो धर्मपुरा रेलवे क्रॉसिंग के बाद दाएं तरफ निकलती थी तो सीधी गवर्नर हाउस तक जाती थी। उस सड़क पर सब कोठियां उसी वरीस बाग या लान और चरदीवारी की सार में थीं और सड़क के बाएं किनारे पर वाक़ थी। दाएं जानिब मेयो गार्डन की सरसब्ज फसील थी जिसमें हरदार तारों की बाड़ उलझी हुई थी और ये रेलवे के आला अफसरों की सरकारी रहायशगाहों का इलाका था। अंदर साफ सुथरी सड़कों पर मरकरी लाइट्स चलती थीं और दाखिल होने वाले हर रास्ते पर प्राइवेट रोड या फिर ये इशारे आम नहीं है कि बोर्ड नजर आते थे। करीब तरीन चायखाना भी 2 फरलांग दूर स्क्वाश कोर्ट्स के पास था और गड़ी शाहू का बाजार तकरीबन 1 मील दूर था। ताहम ये जगह राबिया के घर, रेलवे स्टेशन और माल रोड से दूर नहीं थी और थोड़ा सा चल के हमें जिला कचहरी जाने के लिए सवारी मिल सकती।